ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, फिजिकल एजुकेशन का कल यानी कि 26 दिसंबर 2022 को आपका जो प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को, सैंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा ये जो वीडियो है, जो सेशन है, वो कम से कम 1 घंटे का बनने वाला है। ठीक है, लेकिन इस 1 घंटे में आई एम श्योर कि मैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी काफी अच्छी तैयारी यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, और इससे पहले भी आपके लिए मैंने एक सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो एक बार हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना पेपर का पैटर्न पता ही नहीं होता। लास्ट मिनट में उन्हें याद आता है कि देख लेते हैं एक बार पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली मैं समझा देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप 1-2 मिनट का स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, वेल देखिए, टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 रहेंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो वो 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पेपर जो है वो आपका 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 37। अब कई बच्चे कहेंगे 5 सेक्शन में तो 2-2 मार्क्स के 37 हो जाएंगे क्या? देखिए पेपर जो है इसमें ना खंड नंबर ए यानी कि सेक्शन ए में आपके 1 से लेके 18 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होंगे बहुविकल्प पे, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, फिर सेकंड जो है ये रहेगा 19 से 24 यानी कि 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाती है एक चॉइस और आपको करने होंगे मात्र 5 क्वेश्चन खंड नंबर बी में। फिर आएगा आपका खंड नंबर सी, तो इसमें भी सेम वही है कि इसमें 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं और एक इसमें आपको चॉइस मिल जाएगी, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाएगा खंड नंबर डी, तो इसमें भैया 4-4 मार्क्स की 3 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके केस स्टडी वाले होने। ठीक है, फिर खंड ई आ जाएगा आपका, इसमें 34 से 37 जो क्वेश्चन है वो आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको किन्हीं 3 का आंसर करना। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो बी, सी और ई वाला, इसमें आपको एक एक चॉइस मिल जाएगी जो नंबर वाले हैं 2, 3 और 5 वाले। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा पेपर रहेगा, इसे मैं आपको कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समझा दूंगा। इवन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, तो सभी बच्चे वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करें बिना देरी करते हुए, चलिए। तो आप एक बार देख सकते हैं आपके जो इंग्लिश मीडियम में जनरल सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए का, सेक्शन बी, सेक्शन नंबर सी एंड अनदर सेक्शन डी एंड सेक्शन नंबर ई। तो ये यहाँ पे आपका पेपर का पैटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो सैंपल वे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं एक बार, उसी को हम दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़े नए तरीके से और थोड़ा अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और भी मैं इसमें क्या करूंगा कि जो आपके अनदर एक और क्वेश्चन पेपर मैंने करवा रखा है आपको, उसके भी कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, जिससे आप एक ही पेपर में आप 2 पेपर समझ पाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों हमारा सेक्शन नंबर ए, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। ठीक है, और एक दूसरा पेपर भी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले रखा है, और इसका इंक मैं कर देता हूं ब्लू। दूसरा पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन नंबर ए में इस तरीके। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले इस पेपर को रिवाइज कर लेंगे और उस पेपर को फिर हम आगे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बेसिकली देखो 18 जो वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लाइव सेशन में जो बच्चे फालतू की बातें करते रहते हैं, आप फालतू की बातें मत कीजिए, क्योंकि जहां तक हो सकता है फिर कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइव सेशन से, क्योंकि इससे वो बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जो आंसर देने का एक्चुअल में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर ए की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या है कि भाई आसन की पहचान कीजिए। अब देखिए आसन तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा आसन है? भैया देखो ये जो आसन है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये जो आसन है आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है, महिला वटेवर, तो ये पैरों को आगे करके और हाथ को और सर को नीचे कर रखा है। तो ये किस आसन को दर्शाता है? ये दर्शाता है बच्चों पश्चिम आसन को, पश्चिमोत्तासन को। इसको दर्शाता है पश्चिमो आसन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि आमतौर पर चयापचयी विकार यानी कि मेटाबॉलिक के रूप में से जाना जाता है, जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। जब आपसे ये कह दिया जाए कि आपके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा शर्करा पाई जाती है, आपके रक्त में शर्करा पाई जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे डायबिटीज की बात हो रही है, यानी कि मधुमेह की बात हो रही है।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा। आप इंग्लिश में देखेंगे कि आइडेंटिफाई द आर्सन, तो आपका ए हो जाएगा। और उसके बाद में कि कॉमनली नोन एज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट इज रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे तरीके से। देखिए, कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझा दिया जाए, बाकी आंसर तो आपको आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों कि भाई लीग टूर्नामेंट को रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लीग टूर्नामेंट का एक दूसरा रूप क्या है, यानी कि लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है राउंड रोबिन के नाम से। किस नाम से, राउंड रोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको आंसर सीधा सीधा इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में, 1 घंटे में हमें ये अपना पूरा पेपर समझना है, तो जल्दी करेंगे। ठीक है, वेल फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि हम हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में हम शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर से जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भैया ऑक्सीजन का ग्रहण करना, यानी कि द प्रोसेस हैज टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द ब्लड बॉडी इज कॉल्ड कैप्चर ऑफ द ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, कैप्चर ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, नाउ फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि आपको मेल दिया गया है, मिलान दिया गया है, इसमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा सही है। तो पहला है बच्चों प्रथम रजोदर्शन। देखिए इस क्वेश्चन से जो गर्ल्स हैं वो आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि प्रथम रजोदर्शन, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जब लड़की होती है वो जब किशोर अवस्था में आती है, तो उस समय जो उसके शरीर में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो जो पहला मासिक धर्म होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है ये मासिक रक्तस्राव कितने दिन के बीच में आता है, तो 21 से 35 दिन के बीच में आता है। ठीक है, 21 दिन से या 35 दिन से पहले या ज्यादा हो जाएगा तो ये एक बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसे हम रजोरोग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि अनियमित मासिक रक्तस्राव जो है वो मतलब कि ये सिंपल सा बात है, जो दिया हुआ है वो राइट है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जो तीनों के तीनों मिलान दिए गए हैं ये सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मासिक रक्तस्राव का एक टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के संबंध में आपको डेट दिन दे दिए जाएंगे, इतने इतने होते हैं, तो आपको याद रखना है इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि चॉइस द करेक्ट वन फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए बी सी सभी के सभी राइट है फॉलोइंग में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने में मदद करती है, यानी कि मान लेते हैं आप कोई कार्य करते हैं, उसमें कोई अवरोध आ रहा है, तो आपके अंदर की जो एक्सप्लोसिव पावर होगी, आपके अंदर की जो विस्फोटक शक्ति होगी, वो उस अवरोध को हटाने में आपकी मदद करेगी और उसके विरुद्ध कोई अवरोध आ रहा है उसके लड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। ठीक है, द एबिलिटी दैट हेल्प्स टू एक्ट क्विकली अगेंस्ट ऑन ऑब्स्टिकल, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव पावर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना आप एक चीज देख लीजिए, पहले ऑप्शन सी और डी हटा दीजिए, आपको बस दो नाम बताने हैं। एक है कि भाई एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये शरीर के लक्षण किसने दिए थे। बेसिकली देखो ये शरीर के जो लक्षण हैं वो दिए थे शेल्डन ने। शेल्डन जो थे वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक व्यक्ति के शरीर मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अभी जब मैं आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें आपको ये समझाऊंगा ये तीनों हैं क्या बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली व्यक्ति की जो क्रियाएं होती है उसके संबंध में, व्यक्तित्व के संबंध में। तो हु हैज गिवन एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये दिए बच्चों सेल्डन ने। ओके, सिंपल सा हो गया। उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए हमें मिलान करना है, तो मिलान सबसे पहले सिंपल सिंपल सा हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों की एकदम सिंपल सा चिकित्सा समिति वाला। तो चिकित्सा समिति का कार्य क्या होता है कि लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। लोगों यानी कि जो प्रतियोगिता आयोजन के दौरान में किसी को कोई चिकित्सा सुविधा चाहिए, एथलीट, खिलाड़ी और जो भी होता है वहां पे, तो उसे ये प्रदान करते हैं। दूसरा है परिवहन समिति, तो यहाँ पे ये क्या करती है, परिवहन समिति ये स्थानांतरण की सुविधा करती है। जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, कोच होते हैं, उनके स्थानांतरण की, स्टेडियम में लाने की, वापस से कैंप तक ले जाने के लिए उनकी व्यवस्था करती है। ठीक है, फिर आती है वित्त समिति। तो वित्त समिति क्या करती है, ये धन और व्यय से निपटने के कार्य करती है, धन और व्यय से निपटने का कार्य करती है। फिर आती है तकनीकी समिति, तो ये क्या करती है,
ये जो भी विवाद वगैरह होते हैं तो उनसे सुलझती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मिलान हो गया। अभी ना आपको 3 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें कि जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में ये जो समितियां होती है वो क्या क्या कार्य करती है इस संबंध में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड्स की जब हम बात करेंगे तो कोड्स के संबंध में सी हमारा राइट हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी। एक सेकेंड, चौथे का डी होगा क्या? हाँ, चौथे का डी, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया हमारा मिलान और ये हो गया हमारा कॉलम वगैरह जो भी दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखेंगे तो टेक्निकल कमिटी जो है रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को, फाइनेंस कमिटी टू डील विद द मनी एंड एक्सपेंडिचर, एंड ट्रांसपोर्ट कमिटी जो है वो फैसिलिटी ट्रांसफर करती है, मतलब फैसिलिटी ट्रांसफर, एंड फर्स्ट एड कमिटी ये प्रोवाइड करती है मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, और कोड हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है कि भाई बिग 5 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो बिग 5 के सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है तो 5 फैक्टर मॉड्यूल को, इसे 5 फैक्टर मॉड्यूल को ही बिग 5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कि वाई व्हाट नेम इज द बिग 5 थ्योरी नोन, तो इसको बोलते हैं 5 फैक्टर मॉड्यूल। ओके, नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां, यानी कि पूरे 18 में से 2 क्वेश्चन आपके जो वो अभिकथन और कारण वाले होंगे। तो पहला अभिकथन हमारा क्या कहता है? अभिकथन कहता है कि पादप यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें गैर पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें खाया जाता है। देखो गैर पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिनको खाने से आपको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण नहीं मिलता है, उनको गैर पोषक तत्व बोलते हैं। अब इसमें से जो पादप यौगिक होते हैं इसे आप खा सकते हो। कारण ये है भाई कि बहुत सारे विभिन्न शोधकर्ताओं ने ये बताया है जांच करने के बाद में कि ये जो पादप यौगिक होते हैं ये कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों के लिए अच्छा कारगर साबित होते हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह की बीमारी के लिए। यानी कि पादप यौगिक हमें हमारे गैर पोषक तत्व के रूप में बहुत अहम है। ठीक है, और ये हमारे शरीर से कई सारे जो रोग वगैरह होते हैं उनसे लड़ने में मदद भी करता है। तो यानी कि हाँ ये ठीक है, दैट मीन्स अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि एसेशन ठीक है, रीजन ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा और ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सिंपल है। ओके, नाउ अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। फिर से वही है कि भाई अभिकथन जो है वो ये कहता है कि यह थकान के दौरान कार्य करने की क्षमता है। दैट मीन्स जब आप थक जाते हैं तो भी आपको ये प्रेरित करता है और ज्यादा कार्य करने के लिए। तो ये किस विधि के द्वारा होता है? इसको बोलते हैं फर्टलेक प्रशिक्षण सहन क्षमता। ठीक है, फर्टलेक प्रशिक्षण से सहन क्षमता बढ़ती है जिससे आप थक भी जाते हैं तो भी आप कार्य करने के लिए प्रगतिशील बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी हमारा जो है वो ए वाला ही राइट हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से असिस्टेंट ठीक है, रीजन ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ए सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ कथन दिए गए हैं, अब इन कथनों के आधार पे हमें विचार करना है। तो कथन है बेसिकली खेल चोटों के वर्गीकरण के बारे में। तो आपसे देखो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि खेल चोटों का वर्गीकरण कीजिए। तो जब वर्गीकरण करने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे रगड़, गुमचोट, फटना और चीरा, ये जो दिए हुए हैं 2 मार्क्स में 2 लिख देंगे, 3 मार्क्स में 3 या 4 लिख देंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे सभी सही हैं। जैसे कि रगड़ है, ये खुरदुरे सतह के खिलाफ रगड़ को दर्शाता है। गुमचोट जो है वो जो हमारे जो कोमल ऊतक होते हैं, ठीक है, या फिर बेसिकली जब हमारी रक्त कोशिका फट जाती हैं और क्षति जो है वो ऊतक के भीतर होती है तब गुमचोट कहते हैं। ठीक है, और ये विदरना और फटना क्या होता है? ये बेसिकली हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें गहरे घाव को बोलते हैं। साथ ही चीरा का मतलब क्या है? तो ये नुकीली चीज से लगा हुआ काट होता है बेसिकली, यानी कि कट होता है जब आपको नुकीली चीज से कट लग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपसे 2 या 3 मार्क्स में ऐसे अलग पूछा जा सकता है तो आप लिख देंगे। वेल एमसीक्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा सी राइट हो जाएगा, यानी कि ये सभी के सभी राइट है। ओके, इस तरीके से रब ब्रश यहाँ पे सी मेरे हिसाब से थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ओके, ना आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। चपटे पैर के क्या कारण है? ठीक है, चपटे पैर के क्या कारण है? तो सबसे पहले भाई कि पैरों की मांसपेशियां कमजोर होना। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि जब आपके पैरों की मांसपेशियां कमजोर होंगी तब आपके पैर जो है वो फैलेंगे नहीं बल्कि आपस में चपटने लगेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, पैर ऐसे होते हैं, ठीक है नॉर्मली, लेकिन जब मांसपेशियां कमजोर होंगी तो वो और आपस में ऐसे चपक जाएंगे। मांसपेशियां ठीक होगी तो वो नॉर्मल रहेंगे, सिंपल है। ठीक है, साथ ही सही प्रकार के जूते ना पहनना, ठीक है, तथा अत्यधिक भार होना है। यानी कि देखो सही प्रकार के जूते जब आप नहीं पहनते हैं तब भी हो सकता है, साथ ही आपका वजन जो है ज्यादा हो गया तब भी हो जाता है।
यानी कि ये सभी राइट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, ओके। अगर आपसे ये पूछा जाता कि चपटे पैर के कारण में कौन सा गलत है, तो गलत हो जाता है ये सी वाला, कि भाई स्वास्थ्य मांसपेशियों को होना, क्योंकि मांसपेशियां स्वास्थ्य है तो फिर कैसे हो सकता है ये चीज। ठीक है, समझ गए। इसी को इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्लैट फीट, जिसको बोलते हैं बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंशिक या फिर पार्शियल कर्ल परीक्षण। बेसिकली आंशिक या फिर पार्शियल कर्ल आपको परीक्षण, इसका ये जो मापन है ये किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बच्चों उदर की शक्ति मापने के लिए। दैट मीन्स कि पार्शियल कर्ल टेस्ट मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। आपकी जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन, कि निम्न में से लचक को बढ़ाने वाली विधियों में शामिल नहीं है। हमारे शरीर की जो लचकता होती है उसको बढ़ाने के संबंध में कौन सी विधि शामिल नहीं है? पहली है बालिस्टिक विधि, शामिल है। फिर बी है धीमी निरंतर विधि, ये शामिल नहीं है। स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड विधि, ये भी शामिल है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि, ये भी शामिल। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी विधि शामिल नहीं है, बी वाली जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जिसपे मैंने कांटा लगाया। Which of the following is not a method of increasing flexibility? तो कौन सा नहीं होगा बच्चों? बी, स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड। क्वेश्चन आता है 15, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि एथलीट गति त्वरण किसके द्वारा मापी जाती है? बेसिकली ये मापी जाती है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के द्वारा। ठीक है, तो एथलीट की गति या फिर त्वरण किसके द्वारा मापा जाता है? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के द्वारा। ओके, नाउ एथलीट स्पीड इज मेजर्ड बाय 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। ओके, था क्वेश्चन नंबर 16, कि लचक को बढ़ाने की आधुनिक प्रशिक्षण विधि। देखिए लचक को बढ़ाने की बहुत सारी विधियां थी, जैसा कि अभी हमने देखा था। ये रही लचक को बढ़ाने वाली विधियां, जैसे कि वास्टिक विधि है, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड विधि है, पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि। लेकिन ये तो 14 हो गया, लेकिन जो 16 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि आधुनिक प्रशिक्षण विधि कौन सी है। तो इसमें देखिए ये पुरानी है, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, और नई कौन सी है जो आधुनिक है? वो है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच परीक्षण विधि। कौन सी है? पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच परीक्षण विधि। दैट मींस मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कि सहन शक्ति निर्धारित करने वाली शारीरिक क्रिया का क्रियात्मक समझाएं। ठीक है, दैट मींस ये जो सहन शक्ति निर्धारित करने वाली शारीरिक क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों एरोबिक क्षमता। क्या बोलते हैं इसे? इससे बोलते हैं एरोबिक क्षमता। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग एंड्योरेंस, इसको बोलते हैं एरोबिक कैपेसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है 18 में पूछा गया है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि जिसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, तो उस व्यवहार को हम क्या कहते हैं? देखो आपने किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार किया कि ताकि आपका मेन उद्देश्य था कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उस व्यक्ति की आक्रामकता, उस व्यक्ति की अग्रेशन को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द बिहेवियर दैट इज डन टू हार्म अनदर पर्सन कॉल्ड दैट इज एग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 18 एमसीक्यू थे, ठीक है 18 एमसी, वो हमने 18 मिनट में कंप्लीटली समझ लिए हैं। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आसान तरीके से। देखिए ऑलरेडी मैं ये पेपर आपको समझा चुका हूं, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर ये एक ही पेपर में ना आप पूरे का पूरा एक मतलब एक ही वीडियो में पूरा पेपर समझा दीजिए। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई। ओके, तो इसको एंड करते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर बी। ओके, ये है हमारा सेक्शन नंबर बी। वेल आप चाहो तो ये हमारा दूसरा पेपर है जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, जैसे कि आसन की पहचान कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो ताड़ासन को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में स्पीड ब्रेक का दूसरा नाम क्या होता है? तो फर्टलेग प्रशिक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे कि यदि अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है तो इसे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे भैया मधुमेह की बीमारी होती है, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, महिलाओं तथा किशोरियों में प्रत्येक दिन के अंतराल में मासिक धर्म का रक्तस्राव कितना होता है? तो ये भाई 21 से 35 दिनों के बीच का होता है। ठीक है, पहले बाद में आएगा तो ये अच्छा नहीं है। टखने की मोच किस प्रकार के चोट का उदाहरण होती है? तो ये कोमल उत्तक है। तो मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसमें भी समझाए हुए अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, इस पेपर को। लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो सेक्शन भी हम अपने पेपर को आज को समझ रहे थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्क्स का, कि भाई सामान्य जीवन शैली रोगों को रोकथाम में आसनों की भूमिका। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आसनों की भूमिका पूछी गई है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसमें?
हमारे रोगों से निपटने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई? बेसिकली देखो, रोगों के संबंध में हमारी जो हड्डियां वगैरह होती हैं और जो जोड़ होते हैं, जोड़ यानी कि ये कंधा, ये कूल्हा, आपका जो एड़ी होता है, जो घुटना होता है, इन सभी को हम जोड़ बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो हड्डियां होती हैं, जो जोड़े होते हैं, इनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण होता है, उसमें भी सुधार लाता है और एकदम नॉर्मल सामान्य तरीके से चलता रहता है। ठीक है, मजबूत प्रतिरक्षा यानी कि हमारे शरीर में ये जो एंटीबॉडीज होती है, उनको बेसिकली क्या करता है, इसमें उत्पन्न करता है। आप कहेंगे सर जी, ये काम तो विटामिन या प्रोटीन का होता है। बेसिकली देखो, आसन जो है वो इस तरीके से उत्पन्न करते हैं कि मतलब नॉर्मली कोई रोग वगैरह होगा बाहर से तो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर होता है कि श्वसन अंगों की दक्षता, यानी कि हमारी जो श्वास नलिका होती है, जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी नाक के माध्यम से जो हमारी ऑक्सीजन नलिकाएं होती है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार करता है। किसी को कोई बीमारी टाइप में है, अस्थमा वगैरह, अस्थमा के लिए बहुत सारे आसन होते हैं, तो उनको करता है तो उसे बहुत लाभदायक भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्सर्जन प्रणाली का पूरे प्रदर्शन। दैट मीन्स कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा जो तापमान होता है, उन सभी का एकदम अच्छा प्रदर्शन करता है। साथ ही हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, दो तरीके के होते हैं, एक कोमल, एक जटिल। तो कोमल को ज्यादा कोई मतलब जटिल जो होते हैं उन्हें ज्यादा कोई नुकसान होता नहीं, लेकिन कोमल को ज्यादा होता है। तो इन सभी के लिए क्या होता है, उन्हें बेसिकली मजबूत बनाता है ताकि उन्हें कोई हानि ना हो। ठीक है, तो ये सामान्य जीवन शैली में रोगों में आसनों की भूमिका इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल टू आसन इज प्रिवेंटिंग कॉमन लाइफ स्टाइल डिसीज, दैट इज स्ट्रेंथ बोन्स एंड जॉइंट्स, improve blood circulation, strong immunity, improve efficiency of respiratory organs, supplement performance of the immune system and strength unskilled tissues। ये चीज है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी बताना है कि गति के दो प्रकार समझाइए। इसीलिए गति के 3 से 4 प्रकार। देखो, यहाँ पे गति के जो गति योग्यता होती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से कि जो गति योग्यता होती है, इसके आपको 2 प्रकार समझाने। ठीक है, तो गति योग्यता के प्रकार को देखिए, यहाँ पे टोटल मैंने 4 लिए हैं। अब ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से सारी चीजें समझाऊं। सबसे पहले आती है प्रतिक्रिया गति की योग्यता। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप एक एथलीट है। ठीक है, आपको यहां से लेके ध्यान से समझते चलिएगा, चारों समझा दूंगा। मान लेते हैं ये आपका पूरा का पूरा जो एक आप दौड़ लगाने के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो है, ये आपका जो है वो ट्रेनर है, या फिर जो भी आपका वट एवर जो सीटी वगैरह बजाता है वो है, बेसिक कोच है बेसिक। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसको मैं टी दे दिया, इसको मैंने बी बोल देता, बॉय या गर्ल जो भी है। ठीक है, आपकी ये टोटल जो पूरा का पूरा लेंथ है दौड़ने का, वो है टोटल 1000 मीटर। कितना है? 1000 मीटर का मान लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया गति योग्यता क्या कहती है? जैसे ही संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करना, यानी कि जैसे ही गोली छूटती है, यानी कि जैसे सीटी बजाई जाती है, वैसे ही आपको तुरंत दौड़ना शुरू कर देना है। ठीक है, फिर आती है त्वरण गति योग्यता। क्या कहती है? ये कहती है कि भाई, जब से ही आपने दौड़ना शुरू किया है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी जो स्थिति ज्यादा से ज्यादा आपकी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप जो दौड़ सकते हो, वो आपको शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं आप 100 मीटर तक, 200 मीटर तक धीरे धीरे जा रहे हैं, नहीं, आपको एकदम से अपनी जो है जल्दी से जल्दी अपनी गति को पूरा कर लेना है। ठीक है, फिर आता है लोकोमोटर योग्यता। लोकोमोटर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक मोटर होता है, पानी का मोटर है, जैसा मोटर होता है, वो अपने अनुसार एकदम चलता रहता है। ठीक है, उसकी गति कम नहीं होती। तो बेसिकली लंबे समय तक आपकी जो गति है, मान लेते हैं कि आपने शुरुआत की और शुरू करते ही आपकी जो गति है वो 200 मीटर पर मिनट बन गई। ठीक है, 200 मीटर पर मिनट। तो आपको जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये अपनी गति 200 मीटर पर मिनट बनाए रखनी है। ठीक है, फिर आती है गति सहनशीलता। अब मान लेते हैं कि आप जो है वो बेसिकली 90 मीटर 900 मीटर तक जाकर थक जाते हैं। तो ऐसे में ये जो गति सहनशीलता वो ये समझाती है कि आपको थकान होने के बावजूद भी अपने कार्य को पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो गति योग्यताएं होती है उसकी सारी बात। ठीक है, तो देखो, एक एग्जाम्पल के जरिए आप एकदम आसान तरीके से इस बात को इजी वे में समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि गति योग्यता, प्रतिक्रिया, त्वरण, लोकोमोटर और गति सहनशीलता योग्यता ये समझ में आ गया। ओके, अब इजीली आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब इंग्लिश में देखेंगे कि टाइप ऑफ मोशन। बेसिकली यहाँ पे जो मोशन वो एबिलिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, मोशन जो एबिलिटीज होती है उनके बारे में आपको यहाँ पे, एक है रिएक्शन स्पीड, एक्सेलरेशन, लोकोमोटर एंड स्पीड, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21।
21 में है बच्चों की न्यूटन की गति के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो न्यूटन की गति के 2 नियम, बेसिकली वैसे 3 है, मैं आपको तीनों ही बता दे रहा हूँ, जब 3 मार्क्स में आएगा तो आप तीनों लिख लेना, ठीक है। देखिए, तो न्यूटन की गति के 3 नियम में पहला नियम ये है कि भाई जड़ता का नियम, यानी कि मान लेते हैं, ये अपने 10th में साइंस में पढ़ा होगा कि कोई वस्तु जहां पे रखी है वो अपनी जगह पे तब तक वहां से नहीं हिल सकती जब तक कि उस पर कोई बल, कोई फोर्स जब तक नहीं लगेगा वो वहां से नहीं हिल सकती। मान लेते आपका मोबाइल फोन है, आप जहाँ पे बैठे हुए चेयर है, जो कुर्सी है, बेड है, मोबाइल फोन, बॉटल, वट जब तक उस पर बल नहीं लगेगा तब तक वो वहां से हिल नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद है कि न्यूटन का दूसरा नियम है त्वरण का नियम। त्वरण का नियम ये है कि जब ये जो वस्तु रखी हुई है तो किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगने वाले को समानुपाती तथा उसके द्रव्य अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने ये जो पूरा का पूरा एक वस्तु है, ये पूरा आपका 200 किलो का है, ठीक है, ये 200 किलो का है, तो आप जितना बल इस वस्तु पे लगाओगे तो वो ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक होकर उतना ही बल वस्तु आपके ऊपर लगाएगी, ठीक है, तो आपको बल और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दूसरा न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है कि जितना बल आप लगाओगे उतना बल वस्तु आपकी तरफ बल लगाएगी, ठीक है। उसके बाद है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि आप जो क्रिया करोगे उस क्रिया में आपने जो किया है उसकी प्रतिक्रिया आपको बराबर उतनी ही देखने को मिलेगी, मतलब दोनों एक ही जैसे, सिंपल है। बाकी अगर आपको थोड़ा और अच्छे समझना है तो आप जाइए जो 10th की साइंस होगी उसमें आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो इजीली आप समझिए। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि मेंशन टू लॉ ऑफ द ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो एक है लॉ ऑफ इनर्टिया एंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, थर्ड लॉ क्या है इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 22। तो 22 में क्या होता है भाई, फास्ट एंड स्लो ट्विच तंतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली दो तरीके के तंतु होते हैं, एक होता है फास्ट यानी कि जिन्हें हम सफेद ट्विच तंतु कहते हैं, एक होते हैं स्लो यानी कि लाल ट्विच तंतु। अब देखो बेसिकली जो सफेद वाले होते हैं यानी कि फास्ट होते हैं, ये ऐसे तंतु होते हैं जो गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए गति क्रियाओं के लिए। लेकिन जो स्लो लाल होते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं सहन शक्ति की क्रियाओं के लिए। बाकी दोनों का काम एक ही होता है। ये ऐसे तंतु हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये भी वही कार्य करते हैं। बस अंतर क्या है, अंतर सिंपल सा है, एक गति क्रियाओं के संबंध में है यानी कि जो सफेद और फास्ट हैं गति क्रियाओं के संबंध में, और जो स्लो लाल है वो सहन शक्ति क्रियाओं के संबंध में है। सिंपल सिंपल सा है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट्स बिटवीन फास्ट एंड स्लो ट्विच फाइबर्स, इस संबंध में आप इजीली इन पॉइंट को समझ सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। बेसिकली देखो 23 है कि स्कोलियोसिस के 2 लक्षण तथा सुधारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्कोलियोसिस होता क्या है बेसिकली, यानी कि लक्षण क्या होते हैं बेसिकली पहले ये समझ लो। तो स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें क्या था कि एक कंधा ऊपर होता है एक कंधा नीचे होता है, ठीक है ना। आपने मूवी देखी होगी, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा चली हुई थी। तो वही है कि इसमें क्या होता है कि एक कंधा ऊंचा हो जाता है और एक कंधा जो है वो नीचे होता है, यानी कि इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। अब इसमें होता क्या है कि आपका एक कूल्हा ऊपर और एक कूल्हा नीचे हो जाता है। इसमें शरीर का वजन एक पैर पे ज्यादा होता है। जब आपका सिंपल सी बात है कूल्हा ऊपर की तरफ होगा तो वजन जो वो ज्यादा इस साइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर वाला पैर तो आपको उठ जाएगा, और इससे क्या होता है कि एक पैर पे कम हो जाता है। शरीर जो है वो आपका सीधा ना होकर ऐसा लगेगा झुका होगा, वो भी किस तरीके से, जैसे नॉर्मल ऐसा शरीर आपका है, तो जब कंधा आपका इस तरीके का होगा तो वो ऐसे झुका हुआ दिखेगा, कैसे, ऐसे झुका हुआ दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं नॉर्मल व्यक्ति ऐसे खड़ा होता है, लेकिन जब ये कंधा उसका टेढ़ा हो जाएगा तो वो मतलब ऐसे होता है ना, तो ये एक तरीके से इस तरीके से और ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें आ जाती है, तो इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस के लक्षण, जो कि दर्शाता है कि भाई आपका कंधा कूल्हा वगैरह जो भी है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अब इसके सुधारात्मक उपाय क्या है, तो उपाय ये है भैया कि हमें ना ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर हो जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे हो जाए। जैसे कि एक आसन होता है अधोमुख श्वास आसन, इसे बोलते हैं। और इसमें आप तैराकी, त्रिकोण आसन कर सकते हो, लटक सकते हो, ठीक है, तख्त व्यायाम कर सकते हो। इससे आपकी जो बीमारी होती है ना ये कंधे वाली, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है स्कोलियोसिस के बारे में, आप इजीली समझ जाना, ओके। नाउ अब आता है हमारा अगला कि डिस्क्राइब एनी टू सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ स्कोलियोसिस। तो क्या क्या है वो सिम्टम्स ऑफ स्कोलियोसिस के संबंध में, ए बी सी एंड डी ये आप कर देंगे। उसके बाद करेक्टिव मेजर्स फॉर
स्कोलियोसिस के संबंध में, और जो आप ये ए बी पॉइंट है ये लिख दें, ठीक है। तो सिम्टम्स हो गए और बाकी के जो 2 पॉइंट है आपके वो भी हो गए, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये रहा। बेसिकली देखो इसमें क्या है, जो गैर पोषक तत्व हैं आपको ये समझाना है इसका मतलब क्या है, फाइबर और स्वाद यौगिक में अंतर बता, ठीक है। बेसिकली देखो गैर पोषक तत्व क्या होते हैं, ये हमारे पोषण के, ये हमारे खाने के, हमारे आहार के तत्व होते हैं, ठीक है। कैसे तत्व, जिनसे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, यानी कि अपोषक तत्व हमारे खाने के, जिनसे हमारे शरीर को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, ठीक है। इस संबंध में आते हैं फाइबर। तो फाइबर जो है वो बेसिकली मल त्याग में सहायक होते हैं, यानी कि यदि आपको मल त्यागने में कठिनाई होती है तो उसमें आपको सहायता प्रदान करते हैं। बेसिकली आपको कब्ज नहीं होता है, साथ ही आपके जो आंतों की कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। और ये जो फाइबर है वो ज्यादातर ताजे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है स्वाद यौगिक। स्वाद यौगिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपके खाने का स्वाद तो बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन ना तो उनमें ऊर्जा होती है, ना ही तो उससे आपको कोई भी बेसिकली पोषण मिलता है। जैसे कि आपने दूध में चाय पत्ती डाल दी, दूध में चीनी या नमक डाल दिया, तो ये आपको कोई ऊर्जा या फिर कोई आपको जो है पोषण नहीं देंगे। अब जैसे सब्जी में आपने नमक डाल दिया तो ये भी जो नमक है वो पोषण नहीं देगा। तो ये क्या है, ये आपके स्वाद को बढ़ा देता है लेकिन पोषण नहीं देता। तो इसको बोलते हैं स्वाद यौगिक, यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए जिन चीज को उपयोग करते हैं हम, जो कि अपोषक तत्व होते हैं, जैसे नमक, चाय पत्ती, ये सारी चीजें, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी हमने तो बहुत सारे ऐड भी देखे हैं, बहुत सारे ऐड वगैरह में भी हमने ऐसा देखा है कि उसमें बताते हैं कि बच्चों को इस तरीके का नमक खिलाना चाहिए, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आपके जो बुक है उसके हिसाब से ये बात अलग है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिशन स्टेड डिफरेंशिएट बिटवीन फाइबर एंड फ्लेवर कंपाउंड। तो नॉन न्यूट्रिशन होते क्या है, फाइबर एंड टेस्ट कंपाउंड जो होते हैं या फ्लेवर कंपाउंड जो होते हैं, उस संबंध में आप ये पॉइंट इजीली लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया यहाँ पे ये वाला पार्ट भी। तो हमने अभी तक हमारे 18 एमसीक्यू, 10 में 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन थे, हमने वो भी कर लिए, जिसमें से आपको 5 करने, ठीक है। अब आते हैं हमारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन नंबर सी आ चुका है बच्चों, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रतियोगिता की समाप्ति पर विभिन्न समितियों के कार्य को समझाइए। देखिए, जब प्रतियोगिता आयोजन की जाती है तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो होती है कि प्रतियोगिता आयोजन से पहले के, एक होती है प्रतियोगिता आयोजन के दौरान, एक होती है प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात। तो इससे पहले मैं आपको दौरान और पहले के समझा चुका हूं, इस वीडियो में हम पश्चात वाले समझेंगे, ठीक है। तो जब प्रतियोगिता की समाप्ति हो जाती है तो विभिन्न समितियां, जो उनके कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी समिति होती है आयोजन प्रबंधन समिति। ये क्या करती है, प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में, ध्यान से समझ लीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं, प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में जितनी भी समितियां बनती हैं उन सभी समितियों से रिपोर्ट लेती है, उन पर विचार विमर्श करती है और देखती है कि कहां पे सही है, क्या गड़बड़ी वगैरह थी, उन सभी को देखती है और उसके बाद में एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाती है और उसे प्रशासनिक निदेशक को दे देती है, ठीक है। अब ये जो आयोजन प्रबंधन समिति है, इसे कौन कौन किस किस तरीके की रिपोर्ट देता है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसे सबसे पहले आती है पुरस्कार वितरण समिति। तो ये समिति जो सजावट और समारोह समिति है, इसके साथ में मिलकर जो भी सामान वगैरह होता है, इसकी सारी जानकारी आयोजन प्रबंधन समिति को देती है एक रिपोर्ट के रूप में, ठीक है। फिर आती है प्रचार समिति। तो ये क्या करती है कि ये देखती है कि भाई प्रतियोगिता आयोजन दौरान और बाद में जो भी खर्चा एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में हुआ था, वो कितना हुआ है, और साथ ही मीडिया को ये रिपोर्ट भेजती है कि हमारा इतना खर्चा हुआ था, इस तरीके से हमने इसको कंडक्ट करवाया, ठीक है। ये काम किसका होता है, प्रचार समिति का, ठीक है। फिर आती है क्रय समिति। तो प्रतियोगिता आयोजन के दौरान और बाद में और पहले भी जो वस्तुएं खरीदी गई, जो वस्तुएं खराब हो गई, उन सभी की जानकारी इसको देती है, ठीक है, जो भी ये चीजें जाती हैं। फिर है वित्तीय समिति। तो ये वित्तीय समिति, देखो क्रय समिति केवल उपकरण और वस्तु के खर्च की जानकारी देती है, लेकिन वित्तीय समिति ऑल ओवर, ठीक है, चाहे किसी अधिकारी को पैसा देना हो, खिलाड़ियों के खाने की व्यवस्था करनी हो, मेडिकल सुविधा हो, या जो भी पैसे का लेखा जोखा होता है, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा रखती है और फिर उसे आयोजन प्रबंधन को सौंप देती है। फिर अधिकारियों के लिए समिति, इसका मतलब ये है कि भाई जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तो अधिकारी को उनका पैसा देना और उनको एक धन्यवाद देना, ये इसका कार्य होता है। फिर भोजन तथा आवास समिति आ जाती है। तो आवास स्थल से स्टेडियम तक जाने के लिए, प्रतियोगिता आयोजन जहाँ पे हो रहा है उस जगह तक जाने के लिए उनके लिए परिवहन की सुविधा करना, लड़के और लड़कियां जो
मतलब अलग अलग टीमें होती है, तो लड़के को अलग रखने के लिए, लड़कियों को अलग रहने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका कार्य होता है। प्राथमिक चिकित्सा समिति किसी को भी बेसिकली क्या होता है कि एक सेकेंड, भोजन तथा आवास समिति जो वो कार्य तो ये करती है, लेकिन क्या इसमें नुकसान हुआ, कहाँ पे कितना खर्च हुआ, ये लेखा जोखा देती है, क्योंकि हम बाद की बात कर रहे हैं, दौरान की नहीं, बाद की। प्राथमिक चिकित्सा समिति क्या कहती है कि जो भी इंजुरीज हुई थी उस संबंध में कितना मेडिकल फैसिलिटी यूज्ड हुआ है और कितना बच गया, कितना खरीदा था, वो सारे का सारा लेखा जोखा देती है। और उसके बाद में इन सभी की जब रिपोर्ट पहुंचती है आयोजन प्रबंधन समिति के पास में, तो ये रिपोर्ट लेती है, उस पर विचार विमर्श करती है, सभी जानकारी और रिपोर्ट रिकॉर्ड को पूरी तरीके से समझती है और उसके बाद में उससे प्रशासन निर्देश को सौंप देती है। ठीक है, तो ये है भाई कि जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो उस दौरान उसके बाद में बेसिकली हर एक समिति का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, अब आप इसे इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ वेरियस कमिटीज एट द एंड ऑफ द कंपटीशन। पहला है ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, परचेज कमेटी एंड फाइनेंशियल कमेटी। उसके बाद में कमेटी फॉर ऑफिसर्स, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, फिस्ट एंड कमेटी, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे सेक्शन नंबर बी जो था, इसमें देखिए 2 मार्क्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यूटन की गति का खेल में उपयोग कैसे होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, प्रतियोगिता आयोजन में विभिन्न विधाओं के संबंध में आयोजन समिति की जिम्मेदारी, तो आयोजन समिति का पूर्व, दौरान, समाप्ति पर, ये मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप ना पिछली वीडियो को देख लेना, उससे आपको बहुत ज्यादा जो वो सहायता मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे सेक्शन नंबर सी में हमारा पहला क्वेश्चन था कि भाई जो धनुषाकार टांगे होती है, यानी कि जो बॉल लेग्स होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में कि भाई और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए एक श्वसन विधि की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उन वीडियोज को जाके जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है कि भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में कार्बोहाइड्रेट सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इस संबंध में आपको कार्बोहाइड्रेट के जो 2 प्रकार होते हैं वो आपको समझाना है। तो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है शर्करा या फिर कह सकते हो कि साधारण कार्बोहाइड्रेट, एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे आप पॉलीसेक्राइड्स कह सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं ये है क्या। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट ये बेसिकली हमें अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, इन सभी देखने को मिलते हैं। रसीले फल जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास इसमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली इसमें पाई जाने वाली जो एक नेचुरल मिठास होती है उसको बोलते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये 3 रूप में पाई जाती है। एक होती है मोनोसैकेराइड्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, 3 रूप में होती है साधारण वाली, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स, इस रूप में पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सभी क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं व स्वाद में मीठे होते हैं। आप जैसे गन्ने की बात कर लो, चुकंदर की बात कर लो, आम या फिर अनानास की बात कर लो, इसमें बेसिकली आपको ये तीनों के तीनों जो शर्करा है साधारण वाली ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ये घुलनशील होते हैं और स्वाद में काफी मीठे होते हैं। ठीक है, अब जो जटिल वाला है वो ठीक इसके उलट है। कैसे उलट है भाई? वो इस तरीके से उलट है भैया, क्योंकि देखो ये जो है वो स्वाद में उतने मीठे नहीं होते जितने साधारण होते हैं। अब इसमें जो शर्करा है वो किस रूप में पाई जाती है? पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होती। यानी कि साधारण में क्या था भाई, देखो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि साधारण में क्या था कि इसमें जो शर्करा होती है वो बेसिकली 3 मात्रा में पाई जाती है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राई में। लेकिन जो जटिल होती है इसमें एक ही रूप में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और ये जो साधारण वाली होती है इसमें ये घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है जटिल वाला पॉलीसैकेराइड्स, ये मीठे नहीं होते हैं और ये घुलनशील भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये प्रमुख होते हैं, जबकि उसमें मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और जो एक वो था वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं इन सभी में पाए जाते हैं। और हमारे आहार में ज्यादातर जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें पॉलीसैकेराइड्स ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए। देखिए जितना हो सकता है इजी से इजी वे में, अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी ऐसे समझाओ कि समझ में आ जाए। तो जितना एफर्ट मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे लगा के समझा रहा हूँ आसान तरीके। ठीक है, तो बच्चों ऑलरेडी हमारे जो है वो 40 मिनट हो चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो ये भी खत्म हो चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल बॉडी फंक्शन।
तो शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, इस संबंध में आप ये क्वेश्चन पॉइंट लिखेंगे। फिर जो सेकंड है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, ये क्या होती है, तो इस संबंध में आप ये पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो एक अभी हमने एमसीक्यू देखा था बच्चों कि वो जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, वो किया था हार्वर्ड चिल्ड्रन ने। तो हमें बताना है कि हार्वर्ड चिल्ड्रन के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्णन की विस्तृत रूप में व्याख्या कीजिए। तो वो क्या क्या है, तो बेसिकली चिल्ड्रन ने शरीर के वर्गीकरण 3 भागों में किए हैं। कितने भागों में, 3 भागों में किए हैं। वो कौन कौन से, वो भी हम देख लेंगे। बेसिकली ये जो हार्वर्ड चिल्ड्रन थे, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 19 नवंबर 1898 में हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने 3 पार्ट में से डिवाइड किया था। कौन कौन से, तो पहला पार्ट था एक्टोमॉर्फी, जिसे हम सेरिब्रोटोनिया कहते हैं। दूसरा है मेसोमॉर्फी, जिसे हम सोमेटोटोनिया कहते हैं। और फिर एंडोमॉर्फ, जिसे हम विस्रोटोनिया कहते हैं। अब एक एक करके देखना, एकदम सिंपल सा आपको समझा दूंगा। तो पहली अवस्था है एक्टोमॉर्फी की। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का जो शरीर होता है वो सिकुड़ने लगता है। दैट मीन्स उसके कंधे जो है वो संकीर्ण हो जाते हैं, जैसे होता है कि सिकुड़ने लगते हैं, ठंडी टाइम में जो ठंडी लगती है वैसे सिकुड़ने लगते हैं। हाथ पांव पतले होने लगते हैं। ठीक है, मुंह भी संकीर्ण होने लगता है, मुंह पे झुर्रियां टाइप में आने लगती है। ऐसे लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चुप रहते हैं। ठीक है, चिंतित रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते, गतिविधियों में भाग नहीं लेते, पूरी तरीके से समाज से कटे हुए होते हैं। ठीक है, आलसी मतलब एक अंधेरीपन की दुनिया में रहते हैं और दुबले पतले इस तरीके। ठीक है, दूसरे आते हैं मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी उससे थोड़ी अच्छी अवस्था होती है। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो बंदे जिम जाते हैं, ठीक है, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी रहती है, उनमें उत्साह होता है नई नई गतिविधियों को कार्य करने का, उनके अंदर सहन क्षमता अधिक होती है, वो समाज की कई गतिविधियों में भाग भी लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं मेसोमॉर्फी। अब जो तीसरा वो है एंडोमॉर्फ। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का जो भार होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, कंधे बेसिकली सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, शरीर गोल-मटोल हो जाता है, हाथ-पाँव में वसा यानी कि हाथ-पाँव जो वो ज़्यादा मोटे होने लगते हैं, उनको कई तरह की एक आधी बीमारी टाइप में हो जाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जो सामाजिक गतिविधियाँ होती है, समाज में कार्य करने वाले उसमें भाग लेते हैं। लेकिन कैसे, जो बैठे-बैठे कार्य होते हैं, होता है ना कि पंचायत करने लगे, बैठ के आपस में गप्पे-शप्पे मारने लगे, तो ऐसे कार्य ये ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो तीनों आपको समझ में आ गए। एक है अंधेरेपन की दुनिया वाला, दूसरा है एक जिम वाला, और तीसरा है जो सिर्फ मजाक करने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ गपशप करने वाले। ठीक है, तो इनको ना आप इस तरीके से इजी वे में समझ सकते हो। बाकी एक आपकी फिजिकल की लैंग्वेज जो है वो आप ऐसे समझ सकते हो। और एकदम देखो, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको समझाए अच्छी तरीके से, तो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। वेल, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 27। इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय हार्ट सेल्डर। तो क्या क्या है भाई, एक है एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी। ठीक है, इन तीनों को आप इजीली यहां से समझ सकते हैं एक एक करके। ओके बच्चों, तो 43rd मिनट ऑलरेडी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों अथवा दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं या फिर दिव्यांग है, CWS है, उनके लिए जब वो शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो क्या लाभ होता है। ठीक है, तो क्या लाभ होता है भाई, तो सबसे पहला लाभ उनके स्वास्थ्य पे होता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी होती है। जो भी जिस भी प्रकार का उनको विकार होता है, जिस भी क्षमता से वो जूझ रहे होते हैं, उनसे लड़ने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, फिर आता है कार्य क्षमता, यानी कि शारीरिक, ये जो CWSN बच्चे होते हैं, ये अपने सारी क्रियाओं में अच्छे से भाग ले पाते हैं और अपने कुछ कुछ कार्य को आसानी से स्वयं भी करना शुरू कर देते हैं। मानसिक सुधार, बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो मानसिक सुधार में क्या होता है कि इनके अंदर मनोदशा, सुयोग्यता, अवसाद, चिंता। बेसिकली ये चिंतित होते हैं कि मतलब मुझे तो, मेरे अंदर ये क्षमता है, मान लेते कोई चल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, वो चिंतित रहते हैं, अवसाद से ग्रस्त रहते हैं। उनकी मन की दशा बहुत ही एक अच्छी नहीं होती है, अकेलीपन वाली अंधेरी दुनिया वाली होती है। ठीक है, तो उससे बाहर निकलने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, फिर आता है आत्मसम्मान। जब सारी क्रिया में भाग लेते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हाँ भाई, हम भी बाकी के लोगों की तरह खेल सकते हैं, तो उनके अंदर आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मविश्वास, इसको बढ़ावा मिलता है। ठीक, फिर आता है व्यक्तित्व। बेसिकली जब वो खेल में भाग लेता है, जीतता है या जीतते हुए लोगों को देखता है, बच्चों को देखता है, तो उसके अंदर कई सारे पक्षों का बेसिकली निखार आता है, जिससे वो और ज्यादा भाग लेता है और उसकी जो व्यक्तित्व है वो और ज्यादा निखर जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ क्या होता है, जब भी कोई दिव्यांग बच्चा है, CWSN या विशेष अवस्था वाला बच्चा जब खेलने के लिए जाता है,
तो उसके वहां पे क्या होते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नए नए विचार प्राप्त होते हैं, नई नई बातों को वो सुनता है, जानता है, देखता है। साथ ही उसे जो अनुभव प्राप्त होता है आजादी का, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इस दुनिया में मेरा भी जो अस्तित्व है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये पार्ट है सिंपल सिंपल से। तो आप इन सभी को इजीली समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व और सर्वांगीण, ये पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो विशेष जरूरत वाले बच्चों या फिर आवश्यकता दिव्यांग बच्चों के लिए सारी क्रियाओं की क्या क्या नाम है समझ गए। ओके, इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज, राइट एनीथिंग। तो देखेंगे, एक है हेल्थ, वर्क कैपेसिटी, मेंटल इंप्रूवमेंट, सेल्फ स्टीम, पर्सनैलिटी, सोशल बेनिफिट। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ओके, नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि महिला खिलाड़ी त्रय क्या है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली देखिए, महिला एथलीट खिलाड़ी त्रय क्या होता है, ये महिला खिलाड़ियों में होने वाले जो रोग होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसको बोलते हैं। अब ये तीन तरीके के होते हैं, एक होता है अस्थि शिशिरता, एक होता है रंजोरोध और एक होता है खाने संबंधी विकार। तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का है, आपसे पूछा गया क्या है और दो वर्णन, तो मैं आपको दो समझा दूंगा। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये गंभीर समस्याएं होती हैं जिससे कि महिलाओं को लंबे समय तक लड़ना पड़ता है। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, लेकिन हम दो को यहाँ पे समझें, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। तो सबसे पहले है बच्चों रजोरोध और एक है भोजन संबंधी विकार। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको रजोरोध समझाऊं, पहले आपको मैं ना भोजन संबंधी विकार समझा देता हूं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति या फिर जब महिला सामान्य से अधिक और अधिक जो नॉर्मली होता है उससे ज्यादा, दैट मींस मान लेते हैं आपकी डेली बेसिस का रूटीन है 4 रोटी खाने का, तो आप एक तरफ तो मान लेते हैं 1 रोटी खा रहे हैं, एक तरफ या फिर आप 6 रोटी खा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपकी जो मानसिक दशा है खाने के संबंध में वो ऐसी बनती जा रही है कि आप खाना कम खाएंगे या ज्यादा खाएंगे, तो इससे आपके शरीर पर, आपकी जो खिलाड़ी खेलने की जो प्रतिक्रिया है उस पर बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा और एक है बुलिमिया अतिशय शुदा। 2 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। तो ये खाने संबंधी विकार यानी कि भोजन संबंधी। अब जो हमारा पहला वाला था उसे देख लेते हैं, जो कि रजोरोग। बेसिकली ये उन महिलाओं में होता है जो कि बेसिकली एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जब एक कोई लड़की किशोरावस्था में एंटर कर रही होती है, जब हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। दूसरा, कोई महिला जब माता बनने वाली होती है उस संबंध में। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक एक टाइम पीरियड होता है इसका, वो कितना होता है बच्चों, 21 से लेके 35 दिन के बीच में। तो इससे पहले होता है, इससे बाद में होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि मतलब शुरुआत हो गया तो बहुत टाइम तक ये चलते हैं, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, तो इसी को बोलते हैं रजोरोग। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादातर अधिक अपने शरीर की, उनकी जो क्षमता होती है उससे अधिक कार्य करना, ठीक है, अधिक जो कैलोरी वाली होती है, ठीक है, उसका भोजन नहीं करती है, कम कैलोरी वाले भोजन करती हैं उनके खेल के अनुसार। ठीक है, और साथ ही जो है उनके उनमें बेसिकली हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं उसकी ये प्रॉब्लम आती है उनकी वजह से भी। साथ ही बेसिकली क्या होता है, खान पान की वजह से, हार्मोन्स में बदलाव की वजह से, ठीक है, मानसिक रक्तचाप तेजी से होने की वजह से और अत्यधिक प्रशिक्षण लेने की वजह से, ज्यादा व्यायाम करने से, कम कैलोरी का भोजन करने से, ये सारे के सारे कारणों की वजह से क्या होता है, रजोरोग। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट था जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। महिला खिलाड़ी खिलाड़ी जो थे वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रजोरोग और भोजन संबंधी विकार। इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाट आर द फीमेल स्पोर्ट्स ट्राइट्स, डिस्क्राइब एनी टू। सबसे पहला है एमनोरफिया, ठीक है, सॉरी एमनोरेक्सिया, उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये क्या है आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, अभी देखो, एक क्वेश्चन हमने देखा था स्कोलियोसिस के बारे में, जिसमें कंधा ऊंचा होता है, नीचे होता है, पैर ऊपर नीचे होता है, वजन कम इधर ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अब जो है वो है कुवड़ पीछे को, कुवड़ पीछे यानी कि आपका जो शरीर है वो एक तरीके से इस तरीके से आगे की तरफ झुका हुआ होता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसके लक्षण और सुधारात्मक उपाय। तो होता क्या बेसिकली, स्कैपुला के बीच में दूरी बढ़ जाती है, कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, यानी कि आपका ये कंधा है और आपकी जो गर्दन है, जैसे नॉर्मली मैं ऐसे बैठा हूं, तो जैसे ये बीमारी जब होगी किसी को तो वो ऐसे एक तरीके से झुकेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा शरीर है वो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे ऐसे बैठे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब मतलब पूरा शरीर झुका हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो छाती की जो मांसपेशियां होती हैं इनकी लंबाई सिकुड़ने लगती है, छोटे होने लगती है, इसीलिए जो आपका शरीर आगे की तरफ झुकने लगता है। ठीक है, साथ ही जो शरीर का संतुलन होता है वो खराब हो जाता है।
तो ये क्या है, कुबड़ पीछे के लक्षण। अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो बेसिकली वैसे व्यायाम करने चाहिए एक व्यक्ति को जिसे बीमारी है, जिससे कि उसकी जो छाती है, जो मांसपेशियां जो है उनकी लंबा में वृद्धि होगी, क्योंकि छाती की जो मांसपेशियां की जब लंबा में वृद्धि होगी तो नॉर्मली इस तरीके से बैठ पाएगा। ठीक है, साथ ही थोरासिक क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चक्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया, ऐसे आसन करने चाहिए। तकिए की सहायता से गर्दन की एक्सटेंशन करने, यानी कि तकिए की सहायता से गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्टिल बाल पर विपरीत दिशा में मुड़ना, यानी कि आपको क्या करना है कि पीछे की तरफ थोड़ा सा ट्राई करते रहना, मुड़ते रहने की। ठीक है, विपरीत दिशा में बटरफ्लाई, यानी कि आपको विपरीत दिशा में अपने हाथ पैर को फैलाते रहना, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, बाकी आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि कुबड़ पीछे के सुधारात्मक उपाय क्या है और इसके लक्षण क्या है, ये सारी चीजें। ओके, तो सिंपल सा ये था। ऑलरेडी हमारे 50 मिनट हो चुके हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश में देखेंगे, राइट एनी 3 सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजरमेंट ऑफ हम्पबैक। तो सिम्टम्स क्या होते हैं हम्पबैक के, उस संबंध में आप ये कुछ 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आपका करेक्टिव मेजर्स फॉर हम्पबैक के संबंध में वो आप इजीली ये देख। ठीक है, तो 3 मार्क्स के जो 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 5 करने थे, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीटली समझ लिए हैं। ठीक है, अब चलेंगे सेक्शन नंबर डी की तरफ, जो कि है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है मोच के संबंध में। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मोच होती क्या है। तो मोच बेसिकली क्या होती है कि मोच स्नायुबंधन का खिंचाव या फाड़े। दैट मींस स्नायुबंधन का मतलब है कि हमारी एड़ी के पास में, ठीक है ना, ये जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे स्नायुबंधन उत्तक होते हैं, जो कि एक तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जब इनमें खिंचाव हो जाता है या फिर जब ये दूर हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि रेशेदार ऊतक जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है, और बेसिकली जब ये दूर हो जाते हैं तब क्या होते हैं, तब मोच आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि रोड पे चलते हुए आपका पैर जो मुड़क जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे जो लिंगामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिंगामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे दब जाते हैं या फिर थोड़े विपरीत दिशा में हट जाते हैं, तो उसकी वजह से मोच आ जाती है। मोच आने का कारण, तो मोच आने का कारण जैसे कि हमने देख लिया, तब आती है जब कोई जोड़ गंभीर रूप से दबते हुए लिगामेंट को ओवर एक्सटेंड करता है या फाड़ देता है। ठीक है, मोच आने से बचाव क्या है भाई, तो मोच आने से बचाव ये है कि जब भी आप बाहर निकलें, कहीं ज्यादा लंबी दूरी पे जाना है या फिर कोई आपको खेल खेलना है, तो उसके लिए आपको जो है उस खेल के अनुरूप स्ट्रेचिंग और मजबूती वाले जो व्यायाम है वो पहले कर लेने चाहिए। जैसे दौड़ लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो वो जंपिंग वगैरह और पैर को स्ट्रेच वगैरह कर लेना चाहिए, ताकि अब सीधा जब दौड़ोगे तो आपके जंघा में और आपके जो घुटने होते हैं उसमें दर्द नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में कि भाई मोच के इलाज का मुख्य बिंदु क्या है, तो मुख्य बिंदु बेसिकली ये है कि भाई चावल के संबंध में आराम, बर्फ, संपीड़न, ऊंचाई। तो समझ में नहीं आया मुझे कि इसका मतलब क्या है, बस लिखा हुआ था तो वो मैंने भी आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मुझे भी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब पार्ट कहना क्या चाहता है ये वाला। ठीक है, बाकी 31 आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको इंग्लिश में देखेंगे। तो स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो व्हाट इज स्प्रेन, तो स्प्रेन क्या होती है आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्रेन, तो रीजन क्या है स्प्रेन का आप यहाँ से समझ सकते हैं। एंड व्हाट इज द स्प्रेन प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन क्या है इसका ये देख सकते हैं। एंड व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, तो वो क्या है वो भी आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है भाई, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पे हमसे प्रश्न पूछे गए, उसका आंसर। तो एक क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, जैसे कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो टेस्ट का नाम क्या है, 600 मीटर गज दौड़ पैदल चल, यानी कि 600 मीटर दौड़ पैदल चाल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो बेसिकली एक व्यक्ति की जो एरोबिक क्षमता होती है इसको मापने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, तीसरा ये है कि इस टेस्ट के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उस वो क्या होती है। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो होती है, सबसे पहले तो मापने के लिए एक टेप चाहिए, एक ट्रैक और चूना होता है, एक समतल और साफ जगह होनी चाहिए। ठीक है, इसको रखने के लिए और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पेपर और पेन चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। अब ये है कि टेस्ट की प्रक्रिया लिखी। देखिए वैसे प्रक्रिया 2 मार्क्स में होनी चाहिए थी, लेकिन 1 मार्क्स में पूछी गई है, तो आपको 2 लाइन लिख देनी। कैसे कि जो परीक्षार्थी होगा, यानी कि जो इस प्रक्रिया को करने के लिए जाएगा, वो रेखा के पीछे, यानी कि जो ये जो 600 मीटर का पूरा जो ट्रैक है, इस रेखा की शुरुआत में ये खड़ा रहेगा, और जैसे ही जो कोच है वो सीटी बजाएगा, गोली चलाएगा, यानी कि जैसे ही संकेत देगा कि शुरू करो, वैसे ही
एकदम से शुरू कर देना, रेडी गो के सिग्नल पर 600 मीटर दौड़ना प्रारंभ कर देना। और इस दौड़ के दौरान वो जो कोच रहेगा वो क्या देखेगा कि कितने टाइम पे कैसे कैसे ये भागा था, उसको एनालिसिस करेगा, किस टाइम में, कितनी देर में, कैसे पहुंचा, ये देखेगा और फिर जो रिकॉर्ड है वो उसका तैयार कर लिया जाएगा। सिंपल है, ठीक है। स्टडी दी पिक्चर, एक सेकेंड, आप पहले इन्हें दोबारा से चाहो तो हिंदी में देख लो, ठीक है। नीचे देखिए चित्र का अध्ययन और बाकी का जो आपको पॉइंट है वो यहाँ से। उसके बाद ये है कि स्टडी दी पिक्चर गिवन विल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ए बी सी डी ये आपके क्वेश्चन हो गए, आप पढ़ सकते हैं। और रही बात आंसर की, तो आंसर आपके ये हो गए, एक ही बार में मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। वेल, अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले संगठन का मिशन, यानी कि पहला संगठन ये जो दिया हुआ है इसका मिशन क्या है? तो इसका मिशन भाई ये होता है कि जो विशेष ओलंपिक, ये जो पहला है वो विशेष ओलंपिक के बारे में। तो विशेष ओलंपिक का मिशन होता है कि वो लोग जो बौद्धिक विकलांग बच्चे हैं या फिर जो वयस्क हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ये जो ओलंपिक होते हैं, विशेष ओलंपिक, इनमें भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाना, ठीक है, उनको सहायता देना, उनके फिटनेस को विकसित करने के लिए साहस प्रदान करना, आनंद और अनुभव प्रदान करना और इनमें भाग लेने के लिए कार्य करना, ये सभी करता है पहला संगठन, ठीक है। सेकंड कि भाई पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो पहले संगठन का आदर्श वाक्य ये है कि भाई मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम तो लेने दो। यानी कि क्या कहता है कि चलो मुझे जीतने दो, अगर मैं नहीं जीत सकता कोई बात नहीं, मुझे कम से कम मेरे पूरे एफर्ट लगा के काम तो करने दो, ये कहा जाता है। के बाद कि भाई ये जो 1965 तक दूसरी तस्वीर में, ये इस तस्वीर में जो खेल थे उन्हें किस रूप में जाना जाता था, किस नाम के रूप में? तो ये था भाई बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के अंतरराष्ट्रीय खेल, इस रूप में जाना जाता था 1965 से पहले इन खेलों के साइन के संबंध। फिर दूसरा फिक्चर गेम प्रत्येक डैश वर्ष के बाद में आयोजित किए जाते हैं। तो कितने वर्ष में? 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया इस तरीके से। अब इसी को आप इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टिल 1965 सेकंड पिक्चर गेम्स वर नोन एज ए द सेकंड पिक्चर गेम इज हेल्ड आफ्टर एवरी द ईयर। एक एक करके आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि बहुत बड़ा है हमारा, जिसको बोलते हैं सेक्शन नंबर ई, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 34, 35, 36, 37 4 होंगे, लेकिन आपको 3 के आंसर दें। तो 34 क्या कहता है? 34 कहता है कि लगभग 7% भारतीय मधुमेह से पीड़ित हैं वर्तमान में। मधुमेह से आप क्या समझते हैं तथा इससे बचने की किसी एक आसन विधि का लाभ बताएं। ठीक है, तो बेसिकली देखो एक डाटा दिया गया है मधुमेह के संबंध में, डायबिटीज के संबंध में कि 7% लोग जो वो पीड़ित हैं। तो ये होती क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और एक आसन की विधि लिखिए। तो बेसिकली लिखेंगे भाई इस तरीके से कि मधुमेह में या तो प्रक्रिया जन की अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है या फिर शरीर की कोशिकाओं में बनाए गए इंसुलिन को ठीक तरीके से प्रक्रिया नहीं मिल पाती। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमारे शरीर में यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये मधुमेह का कारण बनती है। और इसमें मधुमेह करता क्या है बेसिकली, तो हमारे शरीर में यानी कि हमारे शरीर का जो प्रक्रिया, दैट मीन्स जो हमारा अग्नाशय होता है, यहाँ पे यदि पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है और अगर बन भी जाता है तो अच्छी तरीके से जो परिसंचरण नहीं हो पाता है, ब्लड में नहीं सर्कुलेट कर पाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं भाई? लक्षण होते हैं कि आपको ना ज्यादा थकान होगी, ठीक है, आपको ज्यादातर प्यास लगेगी, आपको ज्यादा भूख भी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा भूख भी लगेगी। ठीक है, आपको आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, बेसिकली धुंधलापन दिखाई देगा, आपका गुर्दा खराब होने लगेगा, हृदय वाहिका बीमारी हो जाएगी, वजन घटने लगेगा, पेशाब आपको बार बार आएगी। तो ये क्या है, ये लक्षण है इसके, जो आपका ये पार्ट होता है मधुमेह के। ठीक है, कारण क्या होते हैं मधुमेह के? तो भाई गतिहीन जीवन अवस्था, आप ज्यादा कार्य नहीं करते जिससे आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। बीमारियां, आपको टाइम टू टाइम बीमारियां होती रहती है। यदि आपका मोटापा है या फिर आपका जो भार है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आप ज्यादातर तनाव में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तो ये सभी जो वो डायबिटीज के कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज होती क्या है? ठीक है, बेसिकली शरीर में इंसुलिन या तो ना बन पाए और बन जाए
तो परिसंचरण ना हो पाए, प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, तो ये चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, लक्षण क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, सारी चीजें आपको समझा दी। अब बचता है एक आसन। तो आसन है बेसिकली, यहाँ पे आसन लिया है मैंने अर्ध मतेंश अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, तो बेसिकली ये एक योगी थे जिनका नाम था मत्स्येंद्र, इनके नाम पे इस आसन का नाम रखा गया। बेसिकली आपको करना क्या इस आसन के लिए, नीचे बैठकर दोनों पैर को सीधा फैलाना, यानी कि आप ऐसे नीचे बैठे हैं और आपने इस पैरों को इस तरीके से फैला लिया। दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि एड़ी बाएं नितंब के पास आ जाए और बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने की ओर बाहर करें। देखो सिंपल सा क्या करना है, आपने इसे पढ़ लो। ठीक है, इसे पढ़ लो क्योंकि ये आसन है, तो आसन में आपको एक एक स्टेप याद रखना पड़ेगा और स्टेप के संबंध में आपको ये पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये स्टेप जो है वो इजीली पढ़ लेना। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले नीचे बैठ के दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, फैला देना है। दायां पैर जो रहेगा आपका, राइट पैर, इस प्रकार से मोड़ना है कि एड़ी के बाएं नितंब के पास आ जाए और बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ना ताकि घुटने के बाहर खड़ा हो जाए। दाईं भुजा के ऊपरी भाग को घुटने को श्वास बाहर निकालते हुए दबाएं और बाएं पैर पैर का पंजा पकड़ लें। बायां हाथ कमर के पीछे रखें, गर्दन को अधिक से अधिक धड़ तक घुमाएं, यानी कि इस तरीके से आपको घुमाना है ऐसे। ठीक है, श्वास को सामान्य रखें और यही प्रक्रिया दोहराते रहें, इसी को बोलते हैं। अब भाई इसके लाभ क्या है, तो मधुमेह के संबंध में तो सिंपल सी बात है भाई कि मधुमेह के संबंध में तो होगा ही। तो इससे क्या होता है कि सिर का जो माइग्रेन होता है तथा रीढ़ से संबंध में जो भी दोष होते हैं, उन सभी दोष को ये दूर कर देता है। ठीक है, महिलाओं में ऋतुरोध और रंजरोध, इन सभी को नियंत्रण रखता है, साथ ही चेहरे में चमक लाता है। ठीक है, जिगर, तिल्ली, आमाशय, इन पर जो दबाव बढ़ता है तो इसकी वजह से ये सक्रिय हो जाते हैं और मधुमेह या फिर अन्य जो रोगी होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सहायता करता है। ठीक है, पेड़ों के अंतरंग अंगों में तालमेल बना रहता है, फेफड़े व हृदय जो है इन सभी को बल मिलता है और ये अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है आपके इस क्वेश्चन के आंसर की। तो वैसे आप इजीली समझ लेना इसको 34 को, जो प्रक्रिया रहेगी वो तो आपको भाई याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, अबाउट 7% ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम डायबिटीज। डू यू अंडरस्टैंड डायबिटीज एंड राइट द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन टू अवॉइड इट। तो पहले आप देख लीजिए ये होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, केसेस क्या है। अब इसके संबंध में जो मेथड है, वो मेथड है यहाँ पे अधमसन आसन का मेथड, वो मेथड क्या है इसीलिए देख सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं एक पेपर में, जो कि है भाई कि रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में शामिल टेस्ट के नाम लिखिए तथा ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट की व्याख्या करें। देखो दो क्वेश्चन है, एक को जो टेस्ट है सभी के सभी वो आपको नाम लिखने हैं और बैक स्ट्रेच टेस्ट की आपको व्याख्या करनी। इसलिए देखो, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट यानी कि SFT, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, तो ये बेसिकली रिकली और जोन्स के द्वारा 60 से लेके जो 90 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, इनके लिए विकसित किया गया। इसका उद्देश्य बेसिकली ऐसे लोगों के लिए, 60 से 90 वर्ष के लोगों की जो कार्य क्षमता है इसका मूल्यांकन करने के लिए, कितना वो कार्य कर सकते हैं, वृद्ध लोगों की शारीरिक फिटनेस की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए, और यदि कोई समस्या है तो उनकी पहचान करने के लिए, उनकी कमजोरियों को पहचान करने के लिए और उनको दूर करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, इस परीक्षण का अभ्यास उन लोगों के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जिन लोगों के सीने में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हृदय की समस्या होती है या फिर अस्थमा वगैरह, ये नहीं करना। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली कुछ 5 से 6 टेस्ट शामिल होते हैं, जैसे कि इस परीक्षण में कई आइटम शामिल होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है कि शरीर के निचले हिस्से की ताकत के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि, जैसे समझ लीजिएगा, शायद मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ, रुक जाओ। बेसिकली देखो, दोबारा समझा देता हूँ, क्या पता कहीं समझ में नहीं आया हो। तो देखो होता क्या है कि ये जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, इससे हम SFT बोलते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। रिकली और जोन्स ने ये बेसिकली जो 60 से 94 वर्ष के वृद्ध लोग हैं उनके लिए इसको विकसित किया। किस लिए विकसित किया भाई, ताकि परीक्षण किया जा सके। किस चीज का परीक्षण, जो ये लोग हैं इस एज के, उनकी कार्य क्षमता का, ठीक है, उनकी शारीरिक स्थिति का, और उनकी जो समस्या है उनको पहचानने का, समस्याओं से क्या क्या निदान हो सकता है उनको पहचान। इस परीक्षण का अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जिनके सीने में दर्द, चक्कर आते हो, रक्तचाप या फिर हृदय की कोई समस्या, उनको नहीं करना।
अब इस संबंध में कुछ 5 से 6 तरीके के टेस्ट शामिल हैं, जिसमें पहला टेस्ट है कि यदि आपको शरीर के निचले हिस्से की ताकत समझनी है, उसका परीक्षण करना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करना होगा चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है। सेकंड है कि ऊपरी शरीर की ताकत के लिए आप आर्म कर्ल टेस्ट है, इसको कर सकते हैं। ठीक है। फिर है कि शरीर के निचले हिस्से के लचीलेपन के लिए चेयर स्टैंड रीच टेस्ट कर सकते हैं। ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट ये किया जाता है। चपलता के लिए 8 फुट ऊपर और जाओ परीक्षण किया जाता है। और एरोबिक क्षमता के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट इसमें किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये टेस्ट है रिकली जोन्स के द्वारा प्रकाशित किए गए जो इस संबंध में आते हैं। हमें बताना है कि ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए ब्लैक स्ट्रेच टेस्ट की व्याख्या, यानी कि मतलब जो दूसरा वाला था, नहीं, दूसरा नहीं, ऊपरी शरीर के लिए, हाँ ये रहा चौथा वाला, हमको समझाना है ये वाला पार्ट। ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले, तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा, तो पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छूना और ओवरलैप करना, यानी कि इसका मैंने उद्देश्य क्या होता है कि हम इस तरीके से अपने हाथ को पीठ की तरफ लेके जाएं दोनों हाथों से, और जो हमारा पीठ होती है उसको छुए हम पूरी तरीके, ये होता है उद्देश्य। उपकरण क्या चाहिए, इसके लिए 1 इंच टेप चाहिए जो कि 18 इंच का होना चाहिए कम से कम। प्रक्रिया क्या होती है, तो प्रक्रिया होती है कि खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ पर, यानी कि एक हाथ इस तरीके से कंधे पर रख लिया और एक हाथ इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाके पीठ पे रखना होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक दूसरे को छूने और ओवरलैप करने का, जैसे एक कंधे पे हाथ रखा, अब इस तरीके से पीठ पे ले जाके ये जो कंधा रहेगा ना, ये हाथ इसको छूना है, इसको बेसिकली ओवरलैप कर सकते हो, यानी कि इसको छूने के ऊपर भी आप जैसे ऐसे छूना होता है तो इसके ऊपर भी आप ऐसे कर सकते हो, तो ले जाओ। ठीक है। स्कोरिंग कैसे होती है भाई, तो स्कोरिंग बेसिकली मध्यम उंगलियों के सिरों के बीच में दूरी को माप लिया जाता है, यानी कि सिरों के बीच में, यानी कि जो हमारा ये दूसरा हाथ था और ये पीठ जो थी, इसके बीच में ये जो गैप रह जाता है, इस गैप को मापा जाता है। और उसके बाद में ये देखा जाता है कि यदि उंगलियां छू रही हैं, यानी कि ये उंगलियां जो आपस में मिल रही हैं, तो जो स्कोर है वो 0 रहेगा। ये यदि ये स्पर्श नहीं हो रही हैं, तो उंगलियों के सुझाव जो है वो नकारात्मक में आएंगे। और ये यदि ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छूने के बाद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्कोरिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपकी समाप्त होती है, और आपको इस तरीके से ये समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है। देखिए फिजिकल वीडियो बनाने का ना यही मेन मकसद होता है, क्योंकि फिजिकल में आपको कुछ चीजों को ना समझाना पड़ता है इस तरीके से कि आपको समझ में आए, आसन वगैरह हो गए या कोई परीक्षण हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया भाई कि रिकली एंड जोन्स के बारे में पूरी की पूरी कहावत। अब इंग्लिश में देखेंगे इस तरीके से कि नेम द टेस्ट इंक्लूड इन रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये होते क्या है ये आप समझ लीजिए इजीली। उसके बाद में इसके अंदर में क्या क्या शामिल होते हैं, तो बहुत से इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से हमें जो एक्सप्लेन करना था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करना था, आपको कोई सा भी आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस संबंध में ऑब्जेक्टिव्स, इक्विपमेंट, प्रोसेस एंड जो स्कोरिंग है वो कैसे की जाती है आप इजीली। ओके। तो 1 घंटे 8 मिनट हो चुके हैं, अभी हमें कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है घर्षण के लाभ तथा हानियां। तो घर्षण के लाभ क्या होते हैं, घर्षण की हानियां क्यों होती है, ये मैं समझा 5 मिनट। तो बात करते हैं भाई घर्षण के लाभ के बारे में। सबसे पहले तो घर्षण के लाभ में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति को बनाए रखना, यानी कि सबसे पहला लाभ क्या है, वस्तु की स्थिति को बनाए रखना। इसका मतलब क्या है कि घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसके आकार को स्थिर रखती है। जब तक हम घर्षण किसी वस्तु पे घर्षण यानी कि बल नहीं लगाएंगे, तब तक देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस बल से घर्षण जो है वो उस वस्तु को आगे पीछे करता है। ठीक है। तो जब हम बल ही नहीं लगाएंगे तो घर्षणपन नहीं होगा, घर्षणपन नहीं होगा तो वस्तु हिलेगी डुलेगी नहीं। तो यही बताया गया है कि वस्तु की स्थिति को एकदम स्थिर बनाए रखती है। ठीक है। के बाद है गति में सहायता करना, यानी कि घर्षण के समय हम आराम से चल व दौड़ सकते हैं धावक गति में तेजी से चलने लाने के लिए। एक सेकंड यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है ध्यान से समझिएगा। बेसिकली क्या होता है, गति में सहायता करना, जैसे कि घर्षण के माध्यम से हम आराम से चलते हैं और दौड़ पाते हैं। और जैसे कि कोई धावक है, कोई रनर है, तो वो गति में तेजी लाने के लिए क्या करता है, अपने घर्षण को और ज्यादा बढ़ाता है, और जब वो बढ़ाता है तो वो तेजी से गति प्राप्त करता है। अब नॉर्मली देखना, जब आप चलते हो
आप चल रहे हो तो भी घर्षण लग रहा है, मैं इस पेन से अभी लिख रहा हूं तो इसमें भी घर्षण लग रहा है। तो ऐसे क्या होता है, मैं अगर नॉर्मली लिखूंगा तो इस तरीके से, जल्दी जल्दी इस तरीके से लिख दूंगा। तो वैसे ही है, आप नॉर्मल चल रहे हैं या फिर आप दौड़ रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपका घर्षण बल कितना है, आप कितना उसको विकसित कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर है कि पकड़ को मजबूत बनाता है, यानी कि घर्षण के कारण खिलाड़ी अपने हाथ से वस्तु को अच्छे तरीके से पकड़ पाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, तो इसे मैं अपने मेरा हुनर क्या, मैं कि लिखता हूँ इससे। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के संबंध में लिखता हूँ, तो मैं इसे जब तेजी से पकड़ के रखूंगा तो ये क्या होगा कि मैं इसे आसान तरीके से लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वैसे खिलाड़ी किसी बैट को, किसी हॉकी को, चीज को पकड़ता है तो वो आसानी से अपने कार्य को कर सकता है। बैडमिंटन खिलाड़ी रॉकेट में पकड़ को मजबूत करने के लिए घर्षण को बढ़ाते हैं। तापमान को बढ़ाना, बेसिकली जब घर्षण बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। जैसे कि आप देख लेना, आज मतलब टाइम पे जो थे वो पत्थर से जो चिंगारी निकाली थी ना, तो जब चिंगारी निकाली, जब घर्षण उत्पन्न हुआ तो उसी घर्षण से उत्पन्न हुई थी चिंगारी, यानी कि आग। वही चीज यहाँ पे दर्शाई थी। ठीक है, तो यही है कि तापमान बढ़ता है। तो ये सारी चीजें किसके संबंध में, घर्षण के हानि व सॉरी, ये तो लाभ हो गए घर्षण के, क्या क्या लाभ होते हैं और हर एक लाभ को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहला लाभ है कि वस्तु की स्थिति को नॉर्मल बनाए रखती है, गति में सहायता प्रदान करती है, एक नॉर्मल व्यक्ति को चलने के लिए और एक जो दौड़ने वाला व्यक्ति था उसके चलने, पकड़ को मजबूत बनाती है और एक एथलीट के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, अब आती है घर्षण में हानि। तो घर्षण की हानि क्या होती है, बेसिकली क्या होता है कि कई बार वस्तु में टूट फूट होना, दैट मीन्स घर्षण के कारण वस्तु कई बार जो वो टूट फूट जाती है। अब इससे बचने के लिए हमें वस्तुओं पर तेल या चिकनाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। दैट मीन्स मान लेते हैं कि कोई ऐसी वस्तु है जिससे जो कि केवल एक चिकनी सतह पर ही जा सकती है, अगर आप उसे चिकनी सतह दूसरी जगह लेके जाओगे खुदरी सतह पे, अगर उसे मतलब कि उसे उसी खुदरी जगह पे आप जो मान लेते हैं कि एक मार्बल्स का, बेसिकली वैसा होता है ना कि मार्बल का फर्स्ट टाइप में पत्थर जो होता है उस पर किसी वस्तु का आप घिसड़ाते हैं, ठीक है ना, उस पर चिकनाई पे डालते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन उसी को नॉर्मल पे आप किसी फर्श पे डालते हैं तो वो नहीं होते। तो ऐसे में क्या होता है, उसको इंजुरियस होने का, उस पर निशान पड़ने का, उसके टूटने फूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ज्यादातर कभी भी ऐसी वस्तु हो तो उसे चिकनाई के हिसाब से को ले जाना चाहिए। ठीक है, फिर यह है कि ऊर्जा का नुकसान। बेसिकली इसमें क्या होता है, घर्षण ऊर्जा को खत्म कर देता है, क्योंकि देखो गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जितना बल आप लगाओगे उतना ही बल आप पर भी लगेगा। तो ये जो घर्षण होता है वो हमारी ऊर्जा को बहुत ज्यादा खत्म करता है, व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म करता है। ठीक है, गति को कम कर देता है। सोलर स्केटिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया की गति को कम कर देते हैं, इसके लिए सतह को चिकना बना देते हैं। ठीक है, साथ ही गति को मुश्किल बनाना है। कई बार क्या होता है कि कठिन या फिर अधिक घर्षण जो है वो क्रियाओं में गतिविधि को बहुत ज्यादा मुश्किल कर देता है। ठीक है, जब आपका ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा घर्षण चाहिए होता है उस चीज के लिए, तो आपका जो प्रक्रिया होती है करने की, कार्य करने की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो घर्षण के लाभ क्या है, घर्षण की हानियां क्या है, इजीली समझ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। अब इसी को जब आप इजीली यहां से इंग्लिश में देख सकते हो कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, पहले आप ए पार्ट को बताएंगे, मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेकंड हो जाएगा आपका एडिंग द मूवमेंट। ठीक है, ये बी यहाँ पे सी नहीं है, बेसिकली ये ऐड है उसी में। डी है स्ट्रेंथ इन द ग्रिप, स्ट्रेंथ द ग्रिप बेसिकली। एंड फोर्थ है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। के बाद आता है लॉस ऑफ फ्रिक्शन, तो वेयर एंड टियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ एनर्जी, स्विंग डाउन स्पीड एंड डिफिकल्टी इन मोशन। तो ये सारी चीजें आ जाती है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी मैंने बना दिया इस तरीके से कि इसमें जो है, ये मैंने आपका सपोर्ट मटेरियल से डिट्टो एक क्वेश्चन लिया सेम टू सेम, लेकिन आपको इसमें समझना होगा कि आपको आंसर कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दो टीमों को सीडिंग देते हुए नॉकआउट आधार पे 11 टीमों को फिक्चर तैयार कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया हुआ था आपके पिछले पेपर में, शायद एक सेकंड यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पेपर में बनाया था, हाँ ये नॉकआउट के आधार पे, ये वाला मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। पहले ये समझते हैं भाई कि ये है कि दो टीमों को सीडिंग देते हुए नॉकआउट आधार पे 11 टीमों का फिक्चर आपको तैयार करना है। तो बेसिकली देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने मैच है, 11, सॉरी टोटल टीमें कितनी है, 11 टीमें। एक सेकेंड, दो टीमों को हमें सीडिंग देना है और इसके संबंध में नॉकआउट आधार पे 11 टीमों का फिक्चर। ठीक है, बेसिकली फिक्चर कितने टीमों का तैयार करना है, 11 टीमों का।
तो कुल मैच और कुल टीम है माइनस में 1, यानी कि कुल मैच हमारे कितने हैं 11 और कुल टीम है -1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो कुल चक्र यानी कि Q, दैट मीन्स अगर हम 10 की बात करें तो टोटल कुल चक्र कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 2 4 4 6 8। बेसिकली देखो दोबारा समझ लो क्या होता है कि टोटल हमारे पास टीमें कितनी है 11 टीमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कुल मैच इज इक्वल टू कुल टीमें -1। तो हमारे पास कितने टीम है टोटल 11 टीमें हैं, तो हमने -1 कर दिया, कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब कुल चक्र यानी कि ब्रैकेट में क्यू, तो इसका कुल चक्र कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे देखो कि 2 जो है इसकी पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है 4 बार हुई है, इसीलिए कितने चक्र खेले जाएंगे 4 चक्र खेले जाएंगे। अब इस संबंध में आपको क्या करना है वरिष्ठ अर्ध में जो यानी कि अपर हाफ जो होती है इसकी आपको टीमों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि कुल टीमों की संख्या +1 बटे में 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कुल टीमों की संख्या कितनी थी हमारी 11 थी और प्लस में 1 यानी कि 12 हो गया। तो पहला जो है वरिष्ठ अर्ध में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है फिर वरिष्ठ अर्ध यानी कि अपर हाफ जो है इसमें टीमों की संख्या के संबंध में फिर से वही एक फॉर्मूला कि कुल टीमों की संख्या -1, तो फिर से वही 11 माइनस में बटे में 2 और 10 बटे 2 यानी कि ये 5 हो जाएगा इस तरीके। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें बाई देनी है, तो बाई देने के संबंध में कुल बाई और अगली 2 की पावर माइनस में कुल टीमों की संख्या। तो कुल बाई यहाँ पे अगर हम देखें तो अगली 2 की पावर कितनी बनती है 16 बनती है और कुल माइनस जो मतलब कुल हमारी जो टीम है वो कितनी है 11 टीम है, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5। अब एक और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बाई के संबंध में कि वरिष्ठ अर्ध में बाई की संख्या कितनी होगी, तो कुल बाई -1, तो कुल बाई कितनी है 5 है, तो 5 -1 बटे में 2 यानी कि 2 आ गया। फिर कनिष्ठ अर्ध में बाई की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला वही आ जाएगा। ठीक है, कुल बाई -1, बेसिकली यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 5 -1 यानी कि एक सेकेंड कुल बाई माइनस का 1, तो कुल बाई थी हमारी 5 माइनस का 1 और शायद यहाँ पे थोड़ा सा सर मिस्टेक है बेसिकली। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 5 + 1 यानी कि 3 हो गया टोटल। अब जो आपको एक आरेख बनाना है वो आरेख आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, पहला आधा आपका ये हो जाएगा और दूसरा आधा आपका ये हो जाएगा और रही बात आंसर की तो आप जो है वो इजीली यहाँ से देख सकते हैं, आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो एक ही बार में देखने के लिए। हाँ ये देख मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको, तो अब आप इसे एक ही बार में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऑलरेडी समझाया था कि नॉकआउट के आधार पे 13 टीमों का आपको फिक्चर तैयार करना। तो कैसे तैयार करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कुल मैचों की संख्या निकालने के लिए कुल टीमों की संख्या -1, तो इसी तरीके से 13 -1 यानी कि टोटल 12 मैच। यहाँ पे फिर से वही कुल जो चक्कर है वो कितने हो जाएंगे 2 मार्क्स के टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाई जो है 2 की अगली पावर यानी कि वही 16 -13 -0 3 आ गया। ठीक है, वरिष्ठ अर्ध की बात कर लेते हैं तो वही फॉर्मूला कुल टीमों की संख्या प्लस में 1, यहाँ पे टोटल जो है वो इस तरीके से हमारा 7 आ जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला लगाएंगे कनिष्ठ अर्ध के बारे में, यहाँ पे कुल टीमों की संख्या -1 तो 12 बटे में 6, 12 बटे में 2 यानी कि 6 आ गया। उसके बाद में वरिष्ठ अर्ध और कनिष्ठ अर्ध का फॉर्मूला लगा के एक आपको इस तरीके का फ्रैक्चर जो है वो तैयार कर देना है। ठीक है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और आई होप कि आपको ये समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, वेल यहाँ पे हमारा आज का जो पेपर था बच्चों, आपका आज का ये जो पेपर था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट हर एक क्वेश्चन आंसर को 1 घंटे 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लिया है और आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, देखिए 1 घंटा 20 मिनट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हाँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यस सर आपने जो भी समझाया था वो हमें समझ में आया है या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, काफी अच्छा लगेगा जब आप अपना फीडबैक देते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने जवाब दिया जो हमने पूछा। ठीक है, बाकी बच्चों आप सभी को आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिकल के मेरी तरफ से, मेरे पूरे चैनल की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।